मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की। उसकी एक 14 साल की बहन भी थी। पत्नी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर आ गई थी। लेकिन उसकी बहन सारा दिन मेरी पत्नी के साथ चिपकी रहती। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता क्योंकि वो रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। मैंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया और जब रात को उसकी बहन कमरे में आई तो मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर कमरे में वापस लौटा तो मेरी जान निकल गई। मेरी पत्नी की बहन बहुत अजीब सी थी। वह हर वक्त डरी सहमी सी रहती और अपनी बहन के साथ चिपकी रहती। मुझे उस पर गुस्सा आता। मैंने सोच लिया था कि उसने तो जान छुड़ाकर ही रहूँगा। एक दिन मैं अपनी पत्नी से बहस करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया और जब मैं कमरे से पहुंचा तो दंग रह गया क्योंकि वहां तो मैं शादी की रात अपने कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई का गिफ्ट खरीदा। मैं एक प्यारा सा झुमका खरीद कर लाया क्योंकि जानता था कि लड़कियां इस तरह के तोहफे पसंद करती हैं। मैं बहुत खुशी से अपनी पत्नी के पास जा रहा था। जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। सामने देखकर तो मेरे होश उड़ गए। सामने का मंजर बहुत ही खौफनाक था। मैं पत्नी की 14 साल की बहन उसके साथ चिपक कर बैठी थी और रोती रही। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार रोए जा रही थी। वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे देखकर मेरी पत्नी शीतल परेशान हो गई। उसने अपनी बहन को डांटकर खामोश किया और आगे बढ़कर और बोला, शीतल क्या हुआ? इसे इसकी तबीयत तो ठीक है? शीतल बोली, ठीक है, ये बस सोचकर परेशान हो गई है। मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ तो इसका क्या होगा? मेरा दिल दुख गया। आगे बढ़कर रीता के सिर पर हाथ फेरा और बोला कि तुम भी बहन हो, तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी। मुकेश बोले, देखा, तुमने यह बात रीता को नहीं बताई थी क्या? वह बोली, इसको बता चुकी हूँ मगर बच्ची है ना, इसलिए ये बातें इसको अभी समझ नहीं आ रही। वक्त गुजरेगा तो खुद समझ जाएगी। मैंने सर हिला दिया तो शीतल डरते डरते बोली, मुकेश एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराकर उसे देख और बोला, तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया। वो बोली, मुकेश मैं रीता को अपने साथ सुलाना चाहती हूँ। जब तक कि ये संभल नहीं जाती मेरे साथ ही सो जाया करेगी। ये माँ बाबा के मरने के बाद अकेली बहुत डरती है। जरा जरा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अपनी नई शादी हुई है। मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर खाती रहूँगी। मैं शीतल की बात समझ गया। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। शीतल उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। मेरे आपसे गुजारिश है कि आपके घर में किसी को भी मालूम न होने दे कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप फिक्र न करें, जल्द ही रीता ठीक हो जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। मैं मुस्कुराकर बोला, शीतल तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। वैसे भी कल तक मेहमान वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही हैं इस घर में। इतना कहकर मैं डरी सहमी से रीता पर नज़र डालकर बाहर निकल गया था। शीतल को तसल्ली तो दिया मगर खुद को तसल्ली कैसे देता? मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या रीता यूं ही हमारी खुशियों के बीच रहेगी? मैंने हाँ करके अपनी ही नुकसान किया। नहीं कर डाला। मैंने अपनी बड़ी कोशिशों से अपने दिमाग से सारी बातें हटा दी। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वे गवारा नहीं करते उनके करीबी इंसान किसी और के साथ बात करे। इसलिए मैं रीता का भरपूर ख्याल रखने लगता। वह बड़ी मासूम सी डरी सी लड़की थी। इस तरह के बच्चों पर तो वैसे भी मुझे बड़ा तरस आता। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता कि न जाने इसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सहा है जो ऐसी हो गई। रीता शीतल से भी खूबसूरत थी। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया। रीता अभी भी शीतल के साथ ही सोती जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता। एक दिन मैं रीता के लिए एक बैग ले आया। किताबें तो नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस क्लास में पढ़ती है। मैं घर पहुंचा तो शीतल घर के काम में लगी रही थी जबकि रीता चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर रीता के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। शीतल की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आई। उसका चेहरा रेड हो गया। मैंने उसे इग्नोर किया और रीता की तरफ देखकर बोला, रीता देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रीता मुझे देखकर रोने लगी। भागकर अपनी बहन से पीछे जाकर छुप गई। हैरान रह गया, आखिर ऐसा क्यों करती है? वह हमेशा खुद को छुपाकर क्यों रखती है?
मगर मैं ये नहीं जानता कि जब मेरी क्या जवाब मिलेगी तो मुझे खुद कितना बड़ा धक्का लगेगा। मैं उठकर खड़ा हुआ, बोला, रीता बेटी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए बैग लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर रीता रोने लगी। सांवली नज़रों से शीतल की तरफ देखा तो मुझे बड़े गुस्से में लगी। वो बोली, मुकेश, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहे, आप मेरे पति हैं, मगर रीता के लिए तो आप गैर हो ना, इसलिए आप इसे बार बार बात करने की कोशिश न किया करें। मुझे शीतल की बात बुरी लगी। मैं तो रीता को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, मगर शीतल का रवैया मुझे बड़ा परेशान किया। मैं भी गुस्से में आ गया। मैं बोला, अगर तुम्हें रीता का इतना ही ख्याल है तो अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर अपने साथ लाई ही क्यों? इतना कहकर मैं दरवाज़ा जोर से बंद करके कमरे से बाहर चला गया। बाहर निकलकर मैं सड़कों पर घूम रहा था। मुझे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। तूफान मेरे घर ज़बरदस्ती तो नहीं आई थी, ना जा मैं उसको फेरने लगा तो मेरे कहने पर मेरे घर आई थी। घर में बस हम 3 लोग थे। इससे पहले मेरे घर पर खामोशी और सन्नाटा रहता था। मेरी माँ की तो 3 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा किया। घर की सारी जिम्मेदारी और घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे काम करने की हिम्मत नहीं रखती थी। हमारे एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसके जानने वालों में एक अनाथ लड़की है जिसका नाम शीतल है। उसने बताया कि शीतल के साथ उसकी बहन भी है जो शीतल के साथ भी विदा होकर घर आएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर लड़कियों को जवान होने से वक्त ही कितना लगता। मैं खुशी खुशी तैयार हो गया। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने एक खुले दिल के साथ हामी भर ली, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि आसानी से मैं अपनी पत्नी और उसकी बहन का खर्चा उठा सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि रीता तो एक अजीब किस्म की बच्ची होगी और मेरे गले की हड्डी बन जाएगी, जो मुझसे न निगला जा सकेगा न ही निकाली जा सकेगी। कुछ दिन सब्र के काम लेकर देखता हूँ रीता का रवैया ठीक है या नहीं, फिर मैं कुछ करूँगा। मैं रात को घर लौटा तो होटल से खाना भी ले गया। मैं जानता था कि शीतल मुझसे बहुत गुस्सा होगी। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था, जबकि मेरे कानों में रीता की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से मेरे कानों तक आ रही थी। वह कह रही थी, देखो, अब तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी, तुम मेरे साथ वापस चलोगी, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहूँगी, फिर हम दोनों के बीच किसी दूसरे का बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। शीतल एकदम गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो। रीता की हंसी की आवाज़ आई। फिर वो बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति भी नहीं है, अब तुम मुझे मेरी असली नाम से पुकारो। रीता की बात सुनकर हैरान रह गया। रीता का कोई नाम भी क्या था क्या जो मुझसे छुपाया था? लेकिन क्यों मेरे दिमाग में इतनी सवाल आ रही थी? अब मुझे घुटन होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हो गया। शीतल की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आई और बोली, मुकेश, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में गिरती जा रही थी। यह देखकर खुश हो गया कि शीतल के चेहरे पर नाराज़गी का निशान तक नहीं। हम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी रीता एक बार फिर से रोने लगी। वो बोली, देखो, तुम इसके साथ बात मत किया करो, मुझे गुस्से से देखता है, तुम्हारा पति बहुत गंदा आदमी है। शीतल ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों रीता बच्चे, मैं क्यों आप पर गुस्सा करूँगा? शीतल बोली, मुकेश, मैंने आपसे कहा कि आप मेरी बहन से बात मत किया करो। इतना कहकर वह रीता को हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैं अपना मुंह लेकर खड़ा रह गया, लेकिन अब मुझे शक हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं तो रीता के नाटक को बचपना समझ बैठा, मगर यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। मेरे दिल में शख्स का बीज हो चुका था और मैंने सोचा कि अगर उस शक्ति करूँगा तो खुद ही अपना राज खोल देगी। दूसरे दिन शीतल को देखा तो हमेशा की तरह वह नाश्ता बना रही थी। तभी अचानक रुककर बोली, मुकेश, आप रीता के लिए स्कूल का बस्ता क्यों लेकर आए? मैं शीतल के रवैये की वजह से गुस्सा था, इसलिए छोटा सा जवाब दिया और कहा, मैं चाहता था कि रीता पढ़ाई करे। शीतल हंसी और बोली, कौन सी पढ़ाई? रीता तो स्कूल का कभी मुंह भी नहीं देखी, इसे पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए हमने इसका स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराया था। मुझे शीतल की बात अच्छी नहीं लगी। मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसलिए मैं किसी किस्म की बहस में नहीं पढ़ना चाहता था। मैंने अपना खाना ख़त्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया, मगर रीता की बात मुझे खटक रहा था। उसकी अजीबोगरीब हरकतें और मुझे देखते ही रोना और शीतल की डिवोर्स पर खुश होना, ये सब क्या था? रीता कोई नादान बच्ची तो थी नहीं, वो पूरी
14 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं। यकीन ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। सामने रीता ने मुझे गुस्से दिलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। मैं शीतल से बात करने लगा तो वो उसको हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई। शीतल थोड़ी देर बाद कमरे से निकलकर बोली, मुकेश आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएं, हम दोनों बहनें भी आकर खा लेंगे। रीता जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वह बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर खुद पर काबू करके बोला, ठीक है रीता, बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। शीतल के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी। वो बोली, मुकेश आपको तो पता है ना कि रीता कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी बात मान ली। शीतल इतना कहकर कमरे में चली गई। अब मैं अपने गुस्से से बाहर आ गया, खुद पर काबू न पा सका, कमरे की तरफ बढ़ा। शीतल की आवाज़ आ रही थी, वो रीता को कह रही थी, पापा के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी जिंदगी तो बच जाती, ना जाने तुम मेरे किस पाप की सजा हो। दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया, रीता का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया। शीतल भी बौखला गई, वो पीछे भागी और बोली, मुकेश जी आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरी बहन को, आप अपने होश में तो हैं। मगर सच तो ये थी कि मैं अपने होश में नहीं था, अगर होश में होता तो ये सब न करता। मैंने रीता को एक कमरे में बंद कर दिया और शीतल का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। मैं बोला, अब मुझे सच बताओ कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है। शीतल के चेहरे का रंग उड़ चुका था, वो रोती जा रही थी और बोली, भगवान के लिए मुकेश आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए, वो बहुत डरी हुई लड़की है, मर जाएगी, वह एक रात तो क्या एक पल भी मेरे बिना नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं, ये किस किस्म की बहन है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा साया ही बन गई। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूँगा। मैंने शीतल को घूर कर देखा और कहा, तुम अपना रोना धोना बंद करो। मगर उसके रोने से और अधिक तेजी होने लगी। मैं शीतल के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी लगा दिया। अपने कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि शीतल और रीता का शो खत्म हो जाए। मगर वो दोनों बहनें जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी, ऐसा लगता कि वह दरवाज़ा ही तोड़ देंगे। कई घंटों तक यही सब कुछ चलता रहा, मगर सुबह होने से कुछ देर पहले मैंने दोनों कमरों में खामोशी छा गई। मैंने अपने दिल के हाथों को मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और रीता के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैं उससे माफ़ी मांगकर रीता को शीतल के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी तो कदमों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे देखकर डर गया और फिर रोने लगा था। मैंने उसे झिड़क दिया और बोला, अब बस बहुत हो गया, अब और कोई बहाना नहीं, मुझे सब सच बताओ वरना मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो, रीता कहाँ गई। वह लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे ना। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा। वह लड़का मेरी बात सुनकर बेफिक्र हो गया, सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ा गर्व था। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर पर शौक मनाया गया, जैसे मैं जिंदा पैदा नहीं हुआ हूँ बल्कि मर गया हूँ। मैं जब बड़ा हुआ अपने आसपास बहुत जुर्म देखा। मेरे पापा मम्मी को एक बहुत मोटे डंडे से मारकर बेहाल कर देता था और मेरी तरफ इशारा करके कहता, मेरे लिए अच्छा होता कि तू बांझ होती, मगर तूने क्या गजब कर दिया। मैं पापा की बात सुनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। शीतल कहती, पापा की बातों पर ध्यान न दिया करो, तुम बहुत प्यारा है, लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती। शीतल से पैसे मांगता तो वह 10 का नोट थमा देती। मैं भागकर दुकान जाता और मम्मी के लिए अपनी पसंद की टॉफ़ी ले आता। वो टॉफ़ी मम्मी के मुंह में डालकर कहता, मम्मी खा लो, आराम आ जाएगा। मम्मी मुझे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती। मैं नन्हा सा था, मेरी उम्र की लड़की खेला करते थे, जबकि मेरा दिल खेल में नहीं लगता। मैं सारा सारा दिन रहकर मम्मी का पहरा दिया करता कि पापा कहीं मम्मी को फिर से ना मारने लगे, लेकिन मेरे रोकने के बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन मार खा जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मी के पैर दबाता कि उन्हें आराम आ जाए, मगर वह अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को चूमने लगती और रोने लगती कि मम्मी कहती कि मुझ मार से तकलीफ नहीं होती, तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। एक दिन मम्मी बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल लेकर आई। मम्मी कहती कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ और मम्मी के हाथ पैर चूमने लगा।
फिर सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहा। मम्मी मुझे देखकर हंसकर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेलने के लिए छूट दिया, कल से धूप में नहीं खेलने दूंगी। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर उसके कपड़े भी साफ करता, मेरा नया साइकिल कहीं पुराना न हो जाए। शाम में पापा घर आए तो मैं साइकिल पर झूल रहा था। पापा बोले, इसको ये साइकिल किसने दिलाया? फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से मारकर उस साइकिल को तोड़ दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मम्मी रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तारा, आज तुमने एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 5 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब तो तुमसे माँ हर बात कह सकती है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मम्मी बोली, बेटा तुम दीदी का नाम क्या है? मैं बोला, शीतल। मम्मी बोली, और तुम्हारा नाम? मैं खामोश हो गया। मैं मम्मी को बोला, पापा मुझे कम जाट कहते हैं, तू तारा कहती है, इन दोनों में से मेरा नाम क्या है? मम्मी हर वक्त आंसू बहाने को तैयार थी। आज भी पानी बरसने लगा। मम्मी बोली, तुम्हारा कोई नाम नहीं है मेरी जान, तुम 5 साल की हो गई, अब तक यह फैसला नहीं कर पाई कि तुम्हारा क्या नाम रखूँ, लड़कियों वाला रखूँ या लड़कों वाला? मैं हैरत से बोला, क्यों माँ, मेरा लड़कियों वाला नाम क्यों रखना? मैं तो लड़का हूँ। मम्मी ने नहीं में सिर हिला दिया। मैं दंग रह गया था। मम्मी बोली, ना लड़का और ना ही लड़की, तू एक किन्नर है, तीसरी जीन है। मैं 5 साल का बच्चा इन बातों को समझ नहीं पाया। मम्मी बोली, अगर मैं तुझे लड़का नहीं बताऊंगी क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बात बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम रीता रखती हूँ। तू हर वक्त सिर पर दुपट्टा लेकर रखोगी और घर की चारदीवारी में रहोगी तो महफूज रहोगे। मैं मम्मी से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। मम्मी बोली, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बेटे, नहीं तो मैं तेरे सर पर घने दरकतों की छाँव कर देती, तेरे हिस्से का दर्द को खुद पर छीन लेती, लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए मम्मी से लिपट गया, उससे जिद करने लगा कि मुझे अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर मैं सो गया तो मम्मी मुझे शीतल के पास लेटाकर चली गई। सुबह मेरी आंख चीखो पुकार के साथ खुली कि शीतल जोर जोर से रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो मम्मी सोई हुई थी। शीतल मुझसे लिपटकर रोने लगी और बोली, मम्मी चली गई। मैंने शीतल के सर पर थप्पड़ मारा और बोला, धीरे बोलो, मम्मी सो रही है, उठ जाएगी। तभी शीतल मुझे कमरे में ले गई और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू रीता है, मम्मी की यह बात याद रखना। मैंने सर हिला दिया। 3 रुपये लेकर दुकान पर गया और मम्मी के लिए टॉफ़ी ले आया। वो टॉफ़ी लेकर घूमता रहा मगर मम्मी उठती ही नहीं थी। सारे गांव की औरतें भी आ गई। फिर मम्मी को चारपाई पर लेटाकर ले गई। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी मम्मी को कहाँ लेकर जा रही हो, छोड़ दो, मैंने तो उनके लिए टॉफ़ी ले रखी है। मैं बहुत छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं आदमियों की टांगें पकड़ पकड़ कर बोलता रहा, मेरी माँ को नीचे उतार दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें भूख लगी होगी। मेरी टॉफ़ी जेब में ही रह गई मगर मम्मी नहीं लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा मगर किसी ने मेरी न सुनी। फिर एक दिन पापा भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। चाची भी पापा जैसे जालिम थी। वह मुझे हर वक्त मारती रहती, अक्सर कहा करती कि तुझे भेज दूंगी, तुझे गुरु ले जाएगा। तभी शीतल मेरा सहारा बनती थी। चाची का बेटा मेरा मजाक उड़ाया करता। वो मुझसे कहता, तुम किन्नर हो, जरा नाच कर तो दिखाओ। फिर वो और चाची बड़ा हंसते थे। मैं डर जाती थी। शीतल मुझसे बचाती। फिर भी इसकी शादी आपके साथ हो गई। आपकी तरह देखकर ही मुझे डर लगता कि कहीं आप मुझे गुरु के पास न भेज दो। शीतल कहती थी कि आप अच्छे, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर डर मेरे दिल के अंदर बैठ गया था। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया। अब आप बताइए, आप मुझे अकेले कमरे में बंद नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा और शीतल के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। वो भी रो रही थी मगर शीतल बोली, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपने तो हम बेसहारा को सहारा दिया है। फिर मैं और शीतल रीता को दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे। उसके दिमाग से बचपन का ड्रामा निकालना बड़ा कठिन था मगर अब सही हो गई है। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी। मैं शीतल खुश जिंदगी गुजार रही हैं, रीता भी अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट रही है और मैंने खुद से वादा किया कि उसका भविष्य रोशन बनाकर ही दम लूँगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।